तो हमने अब तक की वीडियोज़ में देख लिया था, हमने अपना लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था, लीनियर सम के बारे में हमने पढ़ लिया था। लीनियर सम में क्या है, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, W1 प्लस W2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, x प्लस वाई टाइप के, सच दैट x कहाँ से बिलोंग करता है, W1 से, एंड y कहाँ से बिलोंग करता है, W2 से। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट सम। ठीक, डायरेक्ट सम लेक्चर नंबर 3 में हम डायरेक्ट सम से स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्ट सम, डायरेक्ट सम किसका होता है, दो सब स्पेसेस का होता है। ठीक, तो अब क्या मानते हैं, यहाँ से हम लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस B over F. Let W1 and W2 be two subspaces of vector space V over F. Then W1 and W2 called direct sum of V if each A belong to V is uniquely expressed as A is equal to x plus y, where x belong to W1 and y belong to W2। ठीक, और देखिए फ्रेंड क्या है ये, लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, देन W1 एंड W2 कॉल डायरेक्ट सम, डायरेक्ट यहाँ पे सम रहेगा बीच में, डायरेक्ट सम ऑफ V इफ ईच A बिलोंग टू V इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। ठीक, देखिए जो हमारा लीनियर सम था उसमें यूनिकली का बात नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट सम होने के लिए कोई भी A अगर हमारा एलिमेंट V से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम W1 एंड W2 के फॉर्म प्लस के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस करेंगे, तभी वो उसका डायरेक्ट सम कहलाएगा। एंड इफ B इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 then it's denoted as ये कैसे डिनोट किया जाएगा, अगर W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम है तो हम बीच में ऐसे प्लस लगा देते हैं। ये क्या डिपेंड करता है कि जो है V जो है W1 और W2 सबस्पेस का डायरेक्ट सम है। ठीक, इसकी एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, आइए हम उसको देखते हैं, और वो थ्योरम प्रूव करते ही के बाद हम अपना लीनियर सम की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इतनी कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो ये हमारा डायरेक्ट सम कहलाएगा। ठीक, कंडीशन फॉर डायरेक्ट सम, क्या है कंडीशन, यहाँ पे हम डालते हैं थ्योरम, लेट V over F be a vector space over field F over the field F, then V is direct sum of W1 plus W2। अब इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना कि W1 और W2 सब स्पेस है, तो V डायरेक्ट सम कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली इफ V हम लीनियर V को हम लीनियर सम के रूप में लिख सकें, और दूसरी बात क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है हमारा सिंगलटन हो। ठीक, तो यानी कि ये कंडीशन क्या है, V जो है W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम होगा तब इफ एंड ओनली इफ V को हम एज अ लीनियर सम में लिख सकें, और दूसरी बात कि W1 इंटरसेक्शन W2 अगर 0 होगा
तो अगर हम ये दो बातें प्रूफ कर देते हैं तो W1 और W2 जो है V का डायरेक्ट सम कहलाएगा। हमें अगर इतना प्रूफ करना है, ठीक। तो आइए हम ये वाली थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो देखिए इफ एंड ओनली इफ है, तो पहले हम इतना मानेंगे कि V जो है डायरेक्ट सम है, हम ये दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे। फिर हम इसको मानेंगे, फिर हम प्रूफ करेंगे कि ये डायरेक्ट सम है, ठीक। तो आइए आइए हम यहाँ से प्रूफ करते हैं अपना। प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट V ओवर F प्रूफ में हम लिखेंगे लेट W1 एंड W2 be two subspaces of 1 minute, टू सबस्पेसेस 1 मिनट फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, लेट W1 एंड W2 be two सबस्पेसेस ऑफ 1 मिनट। कहाँ गए, सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक। देन सॉरी यार, सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक। ये मान लिया हमने कि लेट W1 एंड W2 be two सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। अब हम पहली कंडीशन क्या मानते हैं कि लेट कर लेते हैं, हम प्रूफ पहला मान लेते हैं लेट V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। V डायरेक्ट सम है तो हम इन दोनों कंडीशन को प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक। नीचे थोड़ा हम आ जाते हैं, इतना हमने मान लिया, इसको हमने पहले माना है, हमें वो दोनों प्रॉपर्टीज को दिखाना होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए अगर ऐसा है कि V अगर हमारा डायरेक्ट सम है, तो हमें पता है कि डायरेक्ट सम है तो ईच ए बिलोंग टू ए को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं W1 एंड W2 के सम में, ठीक। तो चलिए देन ये क्या इम्प्लाई करता है, यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। देन each a belong to V is uniquely expressed as a is equal to x plus y, where x belong to W1 and y belong to W2, ठीक। ये क्या इम्प्लाई करता है, अगर कोई भी V का एलिमेंट है उसको हम W1 एंड W2 के सम पे रूप में लिख सकते हैं। ये क्या इम्प्लाई करता है, A का कोई एलिमेंट W1 प्लस W2 में जा रहा है, इसका मतलब V जो है सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा A एलिमेंट कहाँ से था, B से था, और उसको हमने W1 प्लस W2 के सम के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब V जो है सबसेट दिखा रहा है कि बी W1 प्लस W2। पहली कंडीशन में यहाँ पे प्रूफ क्या करनी है, अगर हमने ऐसा माना था, पहला हमें प्रूफ करना है कि V जो है ऐसे लिखा जा सकता है, W1 प्लस W2 का लीनियर सम है, और दूसरा कि W1 इंटरसेक्शन हमारा W2 जो है सिंगलटन है। तो देखिए V को पहले इसको प्रूफ करने के लिए एक बार हम इसको इसका सबसेट मान लेते हैं, एक बार इसको हम इसका सबसेट मान लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि ये यूनिकली लिखा जा सकता है। अब देखिए हम इसको W1 प्लस W2 को इसका सबसेट कैसे दिखाएंगे, तो हमें पता है we know that since we know linear sum of two subspaces, linear sum of two subspaces is also सबस्पेस। ये हमने आपको बताया था कि जैसे अगर W1 एंड W2 हमारा दो सबस्पेस है, तो हमें पता है कि W1 एंड W2 क्या है, दो सबस्पेस है, इज सबस्पेस। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि W1 प्लस W2 भी सबस्पेस है, किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का, ठीक। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये क्या इम्प्लाई है, अगर सबस्पेस है तो सबसेट तो होगा ही, तो W1 प्लस W2 सबसेट हो गया हमारा V का।
तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और देखिए हमने एक बार v को इसका सबसेट दिखाया, एक बार इसको हमने इसका सबसेट दिखाया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, v को हम इसके बराबर दिखा दिए। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई। अब हमें दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है हमारा सिंगलटन हो। इसको हम प्रूफ करने के लिए हम जो है कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब यूज करेंगे वाले। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इफ पॉसिबल सपोज दैट W1 इंटरसेक्शन W2 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये हमारा जीरो नहीं है, हम ये मान लेते हैं। तो अभी हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से गलत प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा है कि हमारा इंटरसेक्शन जीरो के बराबर नहीं है तो कोई एक ऐसा ए जरूर मिलेगा इसमें। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉट इक्वल टू जीरो, कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 से। अगर देखिए कोई नॉन जीरो ए अगर हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 से बिलोंग कर रहा है तो ये W1 से भी बिलोंग करेगा एंड ये W2 से भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। ठीक, देखिए ए अगर हमारा W1 से बिलोंग कर रहा है तो इसको W1 और W2 दोनों से बिलोंग कर रहा है तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस जीरो, जहाँ पे ए हमारा बिलोंग कर रहा है W1 से। एक बार हम मान लेते हैं जीरो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? W2 से। ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो प्लस ए, जब हमारा जीरो जो है W1 से बिलोंग करे और ए जो है हमारा, क्योंकि जीरो तो W1 से बिलोंग करता ही करता है, दोनों में से जीरो तो हमेशा बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये W1 और W2 सबस्पेस है। ए जो है इस बार बिलोंग कर रहा है W2, तो हम देख सकते हैं ए को हमने दो तरीके से लिख दिया। एक बार ऐसे लीनियर W1 और W2 के लीनियर सम में हमने दो तरीके से लिख पा रहा हूँ, ए को ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए। जबकि हमें पता है अगर हमने ऊपर माना है कि v जो है डायरेक्ट सम है, और जब v डायरेक्ट सम है तो वो यहाँ पे हमने देखिए माना है कि v जो है v को हमने डायरेक्ट सम यहाँ पे मान के चला है। और अगर v डायरेक्ट सम है तो v को हम दो तरीके से नहीं लिख सकते, इसको यूनिकली लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था कि W1 इंटरसेक्शन W2 जीरो है, सिंगलटन जीरो नहीं है, तो वो जीरो ही होगा, तभी हम ए को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा? ए इज एक्सप्रेस, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है ऊपर वाला? ए इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2 इनटू वे, हमने इसको दो वे में लिख दिया, विच इज नॉट पॉसिबल, एक बार टाइम देख लेते हैं। विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज v जो है W1 एंड W2 का क्या है? डायरेक्ट सम है। हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन जीरो। तो हमने पहला दूसरा ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक, यानी कि हमने पहले मान के चला कि v डायरेक्ट सम है, तो हमने पहला ये वाला प्रूफ किया और दूसरा हमने ये वाला प्रूफ कर दिया। ठीक, अब हम मान के चलेंगे, ये दोनों मान के चलेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि v जो है हमारा डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम के लिए हमें दिखाना होगा कोई भी a अगर एलिमेंट v से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं W1 और W2 के डायरेक्ट सम के। ठीक, तो आइए हम मानते हैं कन्वर्सली सपोज दैट कन्वर्सली सपोज दैट, क्या सपोज करते हैं हम? पहली कंडीशन v को हम लीनियर सम के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा जीरो है। अब हम क्या दिखाएंगे? अब हम शो करेंगे कि v जो है हमारा W1 एंड W2 का डायरेक्ट सम है। और डायरेक्ट सम दिखाने के लिए कोई भी एक अगर हमारा v से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम W1 और W2 के सम के रूप में मतलब वो लिखें, यूनिकली लिख सकते हैं। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए देन, सॉरी एक मिनट, ये वाले को हम मान लेते हैं। अब ये नए से इसको हम इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 1 है। ठीक, अब शुरू से ये 1 है,
ये हमारा 2 है। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट तो यहाँ की वैल्यू भी लिख लेते। फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा कोई लेट ए बिलोंग टू वी, लेट ए बिलोंग टू वी, तो पहला हमें क्या दिखा रहा है, वी को हम लीनियर सम के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने जब मान के चला है तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, लेट ए बिलोंग टू वी, अगर कोई भी वी हमारा बिलोंग करेगा तो वो हमारा ए कहाँ से बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 से, क्योंकि हमने माना है ऊपर देख लीजिए कि वी जो है हमारा इसके लीनियर सम के बराबर है। तो अगर कोई भी ए हमारा बिलोंग करेगा वी से तो वो W1 प्लस W2 से भी बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो ए बराबर हमारा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर ए मानते हैं। वेयर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, W1 से, और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, W2 से। हमने मान लिया कि ए बराबर एक्स प्लस वाई है। ठीक, अब हमें दिखाना है कि ए को सिर्फ हम एक्स प्लस वाई के ही फॉर्म में लिख सकते हैं और कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि हमें दिखाना है कोई भी ए अगर हमारा वी से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम W1 एंड W2 के सम में यूनिकली लिखेंगे। ठीक, तो ए बराबर हमने एक्स प्लस वाई मान लिया। अब अगर हम मान लेते हैं कोई एक लेट हमारा कोई x1 बिलोंग कर रहा है W1 से एंड Y2 बिलोंग कर रहा है W2 से, सच दैट ए को हम उसके भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं, लीनियर सम में। ठीक, Y1। अब अगर देखिए एक को पहले हमने ए को हमने ऐसे भी लिखा, ए को हमने ऐसे भी लिखा। ए को हमने मान लिया कि हम इसको दो तरीके से लिख पा रहे हैं अभी, लेकिन हम आगे चल के अगर हम दिखा दें कि जो है एक्स जो है हमारा x1 के बराबर है और y जो है हमारा y1 के बराबर ही है। हमने देखिए पहले क्या माना कि ए को हम एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं और हमने एक अपने तरफ से मान लिया कि ए को हम और किसी भी फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि ए को हम x1 प्लस वाई1 के भी फॉर्म में लिख रहे हैं। और हम दिखा दें कि x बराबर x1 है और y बराबर y1 है तो ये पक्का बात पता चल जाएगी कि ए को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि W1 प्लस W2 के सम में। ठीक, तो आइए हम दिखाते हैं आगे। फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी क्या है ये, एक्स प्लस वाई बराबर x1 प्लस y1 है। ठीक, इसको हम इधर लाएंगे x माइनस x1 बराबर y1 माइनस y, इसको हम इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। हमें क्या माना है कि x और x1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, W1 से। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x माइनस x1 भी बिलोंग कर रहा है W1 से। क्यों, क्योंकि हमारा W1 सब स्पेस है। अबेलियन ग्रुप वाला सॉरी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ना, क्यों है सब स्पेस है। देखिए अगर हमारा x W1 से बिलोंग कर रहा है तो माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा, उसका इनवर्स एलिमेंट x1 बिलोंग कर रहा है तो माइनस x1 भी बिलोंग करेगा। तो अगर हमारा x1 माइनस एक्स और x1 माइनस x1 भी बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम x और माइनस x1 को लेंगे, इनको प्लस करेंगे यानी कि x ऑफ माइनस x1 करेंगे तो ये भी तो हमारा W से ही बिलोंग करेगा, यानी कि x माइनस x1 भी हमारा W से बिलोंग करेगा ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर x कॉमा x1 हमारा W1 से बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x माइनस x1 भी W से बिलोंग कर रहा है। और हम C से देख सकते हैं फ्रॉम C x माइनस x1 किसके बराबर है, y1 माइनस वाई, यहाँ पे रहेगा y। ठीक, y1 माइनस वाई, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, अगर ये दोनों बराबर है तो अगर x माइनस x1 W से बिलोंग कर रहा है तो y1 माइनस वाई भी W1 से बिलोंग करेगा। ठीक, फिर नीचे आइए कि y और y1 हमारा W2 से बिलोंग कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा कि y1 माइनस वाई भी हमारा W2 से बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि W2 हमारा सब स्पेस है। ठीक, और अगर y1 माइनस वाई बिलोंग कर रहा है W2 से तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा फ्रॉम C x माइनस x1 भी बिलोंग करेगा W2 से। हमने यहाँ पे चार बातें दी, देखिए कि x माइनस x1 W1 से भी बिलोंग कर रहा है और W2 से भी बिलोंग कर रहा है, y माइनस वाई W1 से भी बिलोंग कर रहा है और y1 माइनस वाई W2 से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ये क्या दिखाएगा कि ये इम्प्लाई करेगा कि
x माइनस x1 हमारा w1 x माइनस x1 एंड y1 माइनस y कहाँ से बिलोंग करेगा, w1 इंटरसेक्शन w2 से। और फ्रॉम सेकेंड हमने क्या माना है कि w1 इंटरसेक्शन w2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x माइनस x1 भी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा और y1 माइनस y भी हमारा 0 के बराबर होगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा कि x बराबर हमारा x1 है और ये क्या इम्प्लाई करेगा कि y बराबर हमारा y1 है। तो ये क्या सिद्ध होगा कि a को हम हेंस a इज यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ b, ठीक, यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ b, expressed as a is equal to x plus y where x belong to w1 and y belong to w2, ठीक। thus v is a direct sum of w1 plus w2, ठीक। तो हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर लिया। पहले में हमने क्या माना, पहले हमने एक बार आपको समराइज कर देते हैं। पहले मैंने माना कि जो है v w1 एंड w2 का हमारा डायरेक्ट सम है। हमने प्रूव क्या किया है कि v जो है हमारा इसके बराबर है और w1 इंटरसेक्शन w2 हमारा सिंगलटन 0 है। दूसरी बार हमने क्या माना, ये मान लिया w1 प्लस w2 एंड w1 इंटरसेक्शन w2 भी हमारा सिंगलटन 0 है। प्रूफ हमने क्या किया कि v हमारा डायरेक्ट सम है, ठीक। तो ये हमने दोनों बातें प्रूफ कर दी। अब हम आइए क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने डायरेक्ट सम पढ़ लिया, उसका नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f, ठीक। अब ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस a1 a2 a3 डॉट डॉट an हमारा बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं v से। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 प्लस अल्फा 3 a3 प्लस डॉट डॉट अल्फा n an वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर है, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V, ठीक। देखिए हमने क्या माना, लेट बी ओवर एक वेक्टर स्पेस है और a1 a2 डॉट डॉट an है, ये इसके साथ है, ठीक। ये an हमारा बिलोंग कर रहा है b से। तो दो एलिमेंट ऑफ द फॉर्म अल्फा 1 a1 अल्फा 2 a2 प्लस अल्फा 3 a3 प्लस अल्फा n an, ये जो होगा इसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक। यानी कि हम कुछ, और जहाँ पे जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये कहाँ से बिलोंग करेगा, फील्ड के। यानी कि अगर हम फील्ड को एलिमेंट लें और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लें, उनको दोनों को हम स्केलर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तो उसी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक। अब हम आइए पढ़ते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। आइए हम पढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स एंड
देखो हमने बताया आपको पहले कि जो फील्ड का एलिमेंट होता है उसे हम स्केलर्स बोलते हैं और जो वी का एलिमेंट होता है उसे हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा A1 A2 A3 क्या है, वेक्टर्स हैं, और ये हमारा अल्फा 1 अल्फा 2 स्केलर्स हैं। ठीक, तो आइए अब हम पढ़ते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं पहला लीनियरली डिपेंडेंट, जिसको हम शॉर्ट में हमेशा LD भी बोलेंगे। ठीक, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं। लेट V over F be a vector space A1 A2 dot AN R मान लेते हैं A1 A2 A1 हमारा बिलोंग कर रहा है B से, देन वेक्टर्स A1 A2 AN are called linearly dependent if there exist alpha 1 alpha 2 अल्फा n बिलोंग टू द फील्ड, और ये सारे जीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल जीरो, एटलीस्ट इसमें से वन तो नॉन जीरो होना चाहिए। ये इन स्केलर जो हमारा बिलोंग कर रहा है फील्ड से, इसमें से कोई ना कोई एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो ही होना ही चाहिए, नॉट सभी जीरो नहीं हो सकते। ठीक, सच दैट अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 डॉट अल्फा n प्लस AN हमारा किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। ठीक, क्या है, तो ये हमारा देखो लेट वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस A1 A2 AN हमारा कोई एलिमेंट वेक्टर्स हैं जो कि हमारा V से बिलोंग कर रहा है। देन वेक्टर्स A1 A2 AN कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट तब कहलाएंगे जब हमारे कुछ ऐसे स्केलर्स मिल जाएं एटलीस्ट इसमें एक तो नॉन जीरो हो। ठीक, सभी जीरो नहीं हो सकते, एटलीस्ट नॉन जीरो हो, और हम जब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो हमारा जीरो के बराबर हो, जहाँ पे जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है इसमें से कोई एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, तभी ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट जिसको हम LI बोलते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखिए। लेट ठीक, यहाँ पे एक मिनट, लेट P over F be a vector space and A1 A2 A3 AN belong to the वेक्टर स्पेस पे B से, देन A1 A2 A3 AN are called linearly independent vectors if अल्फा 1 A1 इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, अल्फा 2 A2 डॉट डॉट प्लस अल्फा n AN बराबर जीरो हो, और सच दैट अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा n बराबर भी जीरो। मतलब देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या है कि अगर मान लेते हैं A1 A2 A3 से AN तक हमारा B से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो ये सारे वेक्टर्स हमारे जब लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे तब जब हमारा अल्फा 1 A1 अल्फा 2 A2 जीरो के बराबर हो, और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n भी जीरो हो। देखिए लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होता है, इसमें से जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है इसमें से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या, LI में क्या होती है कि सारे स्केलर्स जीरो होने चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जितने भी स्केलर्स हैं सारे जीरो होने चाहिए, लेकिन हमारा डिपेंडेंट वाले में सारे स्केलर्स जीरो नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। तो आई होप आपको लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट पता चल गया होगा। इसी पे हम एक थ्योरम करने वाले हैं, आपको हम कुछ नहीं तो रिमार्क पहले बता देते हैं।
यहाँ पे हम लिख के थोड़ा सा इसको हम आगे कर दें ऊपर। रिमार्क यहाँ से हम आपको लिखा देते हैं। पहला सिंगलटन सेट containing non-zero vector is always li होता है। मानते देखिए अगर कोई भी सेट में अगर हमारा सिर्फ एक एलिमेंट नॉन जीरो भी एलिमेंट है तो वो सेट हमेशा li होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए एक सेट है इसमें हमारा 1 है, अब इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो अल्फा 1 डॉट ए 1 बराबर 0। अब हमें पता है प्रॉपर्टी कि अगर अल्फा 1 डॉट ए 0 है तो आइदर हमारा अल्फा 0 होगा या तो हमारा ए 0 होगा। तो यहाँ पे तो हमारा 1 0 है नहीं तो अल्फा ही 0 हो जाएगा। यानी कि जब हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो हमारा स्केलर जो है 0 आ गया। ठीक, तो इसको हमने ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। वहीं अगर ये हमारा जीरो वेक्टर होता, मान लीजिए कोई जीरो वेक्टर अगर कोई भी सेट में हमारा जीरो वेक्टर कंटेंट कर रहा है तो हमेशा ही एलडी होगा। क्यों? जैसे अगर मान लेते हैं और हम दूसरा रिमार्क लिख सकते हैं, अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर, अ सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एलडी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये सेट है 1 2 3 0 ऐसे है। जब इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे अल्फा 1 को 1 के साथ ना अल्फा 1 डॉट 1 प्लस अल्फा 2 डॉट 2 प्लस अल्फा 1 डॉट 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने अल्फा 3 को 1 मान लिया है। ठीक, या फिर मान लीजिए अल्फा 3 लेते हैं अभी बराबर 0 है तो इसको हम दिखा सकते हैं अल्फा 1 बराबर अल्फा 2। अगर हम 0 ले लेते हैं और अल्फा 3 को हम 0 नहीं भी लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने 1 ले लिया तो यहाँ पे हमें स्केलर्स ऐसे मिल गए यहाँ पे हमारा सारे स्केलर्स 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्फा 3 तो हमारा 0 है नहीं, इसको हम 1 लिख देंगे तब भी तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लीजिए अल्फा 1 और अल्फा 2 को हमने 0 मान लिया और अल्फा 3 को हमने 1 मान लिया और ये इसमें हमारा 0 वेक्टर पहले से ही था तब भी तो ये हमारा 0 होगा। और यहाँ पे अल्फा 3 0 के बराबर है नहीं, यानी कि हमें स्केलर्स नॉन जीरो मिल गए तो इसका मतलब ये एलडी हो गया। इसलिए कहते हैं अगर किसी भी सेट में हमारा 0 एलिमेंट है तो हमेशा एलडी होगा और कोई सेट हमारा सिर्फ एक नॉन जीरो एलिमेंट कंटेंट कर रहा है तो हमेशा ये लाई होगा। ठीक, तो ये इसी पे हम एक थ्योरम करने वाले हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं अपना थ्योरम, जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हमारे एग्जाम में बार बार आती है। टाइम कितना हो रहा है? ठीक, वो थ्योरम क्या कहती है, लेट वी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस एंड यस कोई एक सेट है, यस इज इक्वल टू द a1 e2 डॉट डॉट an बी सबसेट ऑफ v containing 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 नॉन जीरो, एक मिनट हम इसको देखना पड़ेगा, let v over f be a vector space, let v over f be a vector space and s is equal to a1 a2 dot dot an be subset of b containing non-zero vectors then 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 yes is ld if there exists ak belong to the s where k कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, k से लेके n के बीच में, such that ak is
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दियर preceding elements of their ठीक। तो ये थ्योरम क्या है हमारी, आप देखिए पहले कि लेट V over F be a vector space and S is equal to A1 A2 dot dot AN be subset of V containing non-zero vectors। क्योंकि अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स है तब तो हम पहले ही बोल सकते हैं कि ये एलडी होगा। तो इस कंडीशन की क्या ही बात रहेगी, ठीक। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यस हमारा एक सेट है जिसमें हमारे नॉन जीरो वेक्टर्स कंटेन कर रहे हैं। देन यस इज एलडी इफ एंड ओनली इफ, यस हमारा एलडी होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए के, कोई एलिमेंट ए के बिलोंग कर दे, जहाँ पे के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, या तो दूसरा एलिमेंट हो, दूसरे से लेके एन के बीच में कहीं भी हो सकता। पहला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है पहला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल आई, ठीक। जहाँ पे के हमारा 2 से लेकर एन के बीच में आएगा, सच दैट ए के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दियर प्रीसीडिंग एलिमेंट। अगर हमारा कोई एक ए के ऐसा भी मिल जाता है इसमें कि वो अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट्स का, यानी कि जैसे मान लीजिए A3 मिल जाता है, ए के की जगह A3 है, सच दैट A3 को हम उसके लीनियर प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि प्रीसीडिंग में कौन से हैं, A1 A2 हैं, A2 A1 प्लस अल्फा 2 A2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमेशा हमारा एलडी हो जाएगा, ठीक। क्यों हो जाएगा अभी हम आपको बताते हैं। तो आप पहले एक बार थ्योरम को समझ लीजिए कि अगर हमारा कोई एक यस है जिसमें ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन एलिमेंट हैं जो कि हमारा वी का है और इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, तो ये सेट एलडी कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर कोई इसमें एक ऐसा ए के मिल जाए जहाँ पे के की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। अगर ए के हम उसको प्रीसीडिंग टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो हमेशा सेट एलडी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार हम सेट को एलडी मानेंगे, एके को हम प्रूव करेंगे कि कोई एक ऐसा एके मिल रहा है जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। एक बार हम मानेंगे कोई एके ऐसा एस में मिल रहा है जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो अब हम दिखा देंगे सेट एलडी है, ठीक। तो आइए हम थ्योरम को प्रूव देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती है, ठीक। प्रूफ, तो लेट लेट V over F be a vector space and S is equal to A1 A2 AN, A1 A2 AN be subset B सबसेट ऑफ V, ठीक। सच दैट हम मान लेते हैं लेट, पहले हम क्या मानते हैं, लेट ए के बिलोंग टू यस, वेयर वेयर ये कहाँ कहाँ से है, एन से लेके और शुरू कहाँ से, 2 से हो सकता है, ठीक। हम पहले मान लीजिए कोई एक ऐसा ए के मिल रहा है यस में जहाँ पे के की वैल्यू यहाँ तक है, सच दैट ए के को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस डॉट डॉट अल्फा के माइनस 1 ए के माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे के रहा होगा तो इसका प्रीसीडिंग के माइनस 1 वाला एलिमेंट होगा, ठीक। इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि कोई ए के एस में बिलोंग कर रहा है जिसको हम उसके प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। अब हमको दिखा देना है कि ये सेट हमारा एलडी है। तो चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, इसको हम अगर ए के को हम इस साइड लाएं तो अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा के ए माइनस 1 ए के माइनस वन ऑफ ए के बराबर 0। अगर हमने ए के को इधर ले आया
तो यहाँ पे हमने इसको 0 के बराबर दिखा दिया। अब हमें देखिए, हमने किसी सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर दिखाया और वहाँ पे सारे स्केलर्स 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा 0 के बराबर नहीं है ना, नॉट 0। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये हमारा सेट एलडी हो गया है, और ये एक तो हमारा उसी सेट में है, यस में ही ना, इसीलिए सेट हमारा एलडी हो गया। दिस इम्प्लाइज A1 A2 AK-1 AK RLD, ठीक, RLD। क्यों एलडी हुआ? क्योंकि हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और वहाँ पे एक ऐसा स्केलर हमें मिल गया जो कि 0 नहीं है, -1 0 नहीं है, इसीलिए हमारा एलडी हो गया। अब देखिए, ये के कहाँ का एलिमेंट है? यस का ही एलिमेंट है। अगर मान लीजिए ये जो के है ये एन के बराबर रहा होता, यहाँ तक रहा होता, यहाँ तक, यहाँ तक, अगर के की वैल्यू एन के बराबर हो रही होती तो ये जो ए के सेट है ये हमारा पूरा सेट यस के बराबर रहा होता। अगर ये के हमारी एन से छोटी रही होती तो ये जो सब सेट मिला है ये हमारा यस का सबसेट रहा होता। तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे? इफ के इज इक्वल टू द एन देन यस इज एलडी। क्यों? क्योंकि अगर के बराबर एन हो गया तो ये पूरा का पूरा सेट हमारा यस के बराबर हो जाएगा। इफ दूसरी कंडीशन, इफ अगर मान लीजिए के हमारा एन से छोटा रहा होता, कहीं और कुछ बिलोंग कर रहा होता, तो यस जो है हमारा इस वाले सेट का सुपर सेट होता। और हमें पता है, एक बात याद रखिएगा, किसी भी सेट का सुपर सेट हमेशा एलडी होता है और किसी भी सेट का सबसेट हमेशा एलआई होता है। सुनिए ध्यान से फिर से, कि किसी भी एलडी सेट का सुपर सेट हमेशा एलडी होता है और किसी भी एलआई सबसेट का सबसेट एलआई होता है, ठीक। तो ये वाला अगर के हमारे एन से छोटा रहा होता तो हमें पता है कि सुपर सेट ऑफ, सिंस सुपर सेट ऑफ एलडी इज ऑलवेज एलडी, हेंस यस इज एलडी। ठीक, तो पहली बात हमने प्रूव कर दी है। पहले हमने क्या माना था कि कोई एक ऐसा एक मिला है इसमें जिसको हम उसके प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, तो हमने एस को एलडी प्रूव कर दिया। अब हम एस को एलडी मानते हैं और प्रूव करेंगे कि हम ए के को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी बात क्या मानेंगे? लेट यस इज एलडी। यस को हमने मान लिया, ये हमारा क्या है? एलडी। थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक, एक मिनट। सिंस लेट एस इज एलडी, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट सिंगलटन set containing non-zero vector इज ऑलवेज एलआई। हमने आपको पहले ही बताया था सिंगलटन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज। अगर मान लीजिए उस सेट में हमारा सिर्फ A1 है तो ये तो हमेशा हमारा एलआई ही होगा ना, ठीक। अब हम मानते हैं लेट के बी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लेट के बी स्मॉलेस्ट। हम क्यों मान रहे हैं अभी आपको हम बताएंगे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वेयर के कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? ऐसा हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि के हमारा A1 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सिर्फ A1 रहेगा तो वो हमेशा एल आई ही होगा। तो एल होने के लिए के हमारा या तो 2 हो या तो एन से बीच कहीं भी आ सकता है, ठीक। सच दैट लेट के बी स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट A1 A2 A3 डॉट डॉट AK-1 BLD। हम मान लेते हैं कोई के ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए हमारा A1 A2 डॉट डॉट AK-1 तक सेट हमारा जो है LD है, ठीक, LD है, ठीक। तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K-1
अल्फा के, यहाँ पे के रहेगा एक, यहाँ पे आप ए के भी लिख लीजिए, इज एल डी। क्या माना हमने, लेट के भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वेयर के की वैल्यू कहाँ से 2 से n तक है, तो a1 सच दैट a1 a2 a3 a के -1 a के तक हमारा एल डी है, तो के हमारा एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। ताकि देखिए जैसे अगर हमारा मान लीजिए ये सेट है a1, इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं, एक सेट है a1, ये तो हमेशा एल डी एल आई ही होगा। ठीक, अगर इसमें मान लीजिए a2, अगर ये एल आई है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं a3 मान लीजिए, तो ये जो ए के है एक मान लीजिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लीजिए 3 है, के की वैल्यू 3 है, जिसके लिए ये सेट हमारा एल आई है। ठीक, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये इसीलिए हमने माना लेट के भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वेयर के की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक ये सेट हमारा एल डी है, देन देयर एग्जिस्ट, अगर ये एल डी है तो हमें पता है, इसको मिटा देते हैं, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के -1 अल्फा के बिलोंग टू द फील्ड नॉट ऑल जीरो। अगर ये एल डी है तो सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरो, सच दैट अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 प्लस अल्फा के -1 ए के -1 बराबर जीरो। सॉरी यहाँ पे और एक रहेगा, एक मिनट, प्लस अल्फा के ए के बराबर जीरो, और यहाँ पे हमें पता सारे स्केलर जीरो नहीं। अब हम क्लेम करेंगे कि ये जो सेट एल डी है इसमें हम क्लेम करेंगे, क्योंकि ये एल डी सेट है तो इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, इसमें से कोई ना कोई तो नॉन जीरो रहेगा ही। हम क्लेम कर देते हैं, हम क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर कि अल्फा के नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इसको प्रूव भी करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं लेट सपोज इफ पॉसिबल, सपोज दैट if possible suppose that अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन फ्रॉम, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये वाले, इसको जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, देन फ्रॉम फर्स्ट अरे यार यहाँ पे क्या मानना है हमें, कि हमें क्लेम कर रहा हूँ लेट अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, इफ पॉसिबल सपोज दैट अल्फा के बराबर जीरो एफ। ठीक, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उसको उल्टा मानना होता है ना, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा के की वैल्यू हम जीरो लिख सकते हैं, अल्फा के बराबर जीरो एफ, ये क्या अप्लाई करेगा, अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 डॉट डॉट अल्फा के -1 ए के -1, वो तो जीरो हो गया, बराबर जीरो वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा के -1 बिलोंग कर रहा है फील्ड से नॉट ऑल जीरो, क्योंकि हमने माना है ना नॉट ऑल जीरो। अगर हमने अल्फा के को जीरो मान लिया है तो अब इसमें से कोई ना कोई होगा नॉट इल जीरो, जब जो कि हमारा कंट्रडिक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज के इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वेयर के कहाँ से कहाँ तक, 2 से n तक, सच दैट a1 a2 a के -1 a के आर एल डी, हेंस, मतलब देखिए, अब अगर यहाँ पे देखिए ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के -1 हमने जीरो लिखा है, और हमने दिखाया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के -1 नॉट ऑल जीरो है। अब ये तो सेट हमारा एलडी दिखा रहा है, जबकि हमने क्या माना था कि के हमारा एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये सेट हमारा एलडी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि के से कम भी, कम वाला भी हमारा एलडी हो जा रहा है, इसीलिए। ठीक, तो ये हमारा एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग हो गया, हेंस
आवर assumption इज रॉन्ग कि अल्फा के हमारा 0 है, ठीक। थस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0f। अगर अल्फा हमारा 0f नहीं है तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फिर से देखिए अपनी कॉपी में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 अल्फा k माइनस 1 a k माइनस 1 प्लस अल्फा के ए के बराबर 0। हमने क्या प्रूफ किया कि हमारा अल्फा जो है 0 के बराबर नहीं है, और अल्फा 0 के बराबर नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा 1 a1 प्लस अल्फा 2 a2 अल्फा k माइनस 1 ए के माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ अल्फा के, अगर ये 0 के बराबर नहीं है ए के, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ना। अब इसको माइनस ऑफ के को इधर ले आइए, ए के बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा 1 ऑफ अल्फा के माइनस a1 प्लस अल्फा 2 ऑफ अल्फा के माइनस a2 प्लस डॉट 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 अल्फा के माइनस 1 ऑफ अल्फा के, ठीक, अल्फा के माइनस 1। तो हमने दिखा दिया कि एक को हमने उसके प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया, ठीक। तो ये बस प्रूफ हो गया। पहले हमने क्या मानना था कि पहले हमें क्या मानना था, यस हमारा कि कोई ए के ऐसा हमारा एस से बिलोंग कर रहा है तो हम यस को एल डी दिखा दिए, एस को हमने एल डी दिखा दिया। दूसरा हमने क्या माना, यस को हमने एल डी माना तो हमने एक ए के को ऐसे दिखा दिया कि ये अपने प्रीसीडिंग टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। तो वीडियो अगर कितनी बड़ी बची, ठीक है। फिर आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन के बाद हम क्या पढ़ेंगे एक बार देख लें। फिर अगली की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरम हो गई हमारा। अब हम लीनियर स्पैन पढ़ेंगे, सबसेट जनरेटेड बाय सबसेट पढ़ेंगे। फिर थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम, बेसिस क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। बेसिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।